सोलो लेवलिंग सीजन 3 पार्ट 7 में आपका स्वागत है ओटाकुस। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जिन्हों की शेडो आर्मी ने सारे जाइंट मॉन्स्टर को खत्म करके टोक्यो वापस आ गए थे और ये वही जगह है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। अब सिर्फ एक जाइंट मॉन्स्टर बचा है जो डंजन की गेट को गार्ड कर रहा है। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे मिले। तो जिन्हों अपनी शेडो आर्मी को बुलाता है और उन्हें लास्ट मॉन्स्टर पर अटैक करने का ऑर्डर देता है और सारे शेडो सोल्जर एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं और वह मॉन्स्टर भी गेट के पास अपनी स्वॉर्ड लेकर बैठा है। यह जाइंट मॉन्स्टर बाकी जाइंट्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसी ने यूरिओला के बैरियर को तोड़ा था। जैसे ही जिन्हों की शेडो आर्मी उसके पास पहुंचती है वह खड़ा होकर उनकी तरफ दौड़ता है। वह रास्ते में हजारों शेडो सोल्जर को चीरते हुए निकल जाता है और वह अपने स्वॉर्ड को कंटिन्यूस रोटेट कर रहा था, जिसकी वजह से जो भी शेडो सोल्जर उसके सामने आते हैं वह किसी खिलौनों की तरह हवा में उड़ जाते। इतना बड़ा साइज होने के बावजूद भी वह बहुत फास्ट था और कोई भी शेडो सोल्जर उसे टच नहीं कर पा रहा था। वैसे इग्रिस और बेरू अभी तक फाइट में नहीं आए थे और वह जिन्हों के साथ हैं। जिन्हों यह सब देखकर समझ जाता है कि यह जाइंट मॉन्स्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है और इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। और इधर वह जाइंट मॉन्स्टर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने अपने एक ही अटैक में टस्क को भी मार दिया था। उसी वक्त जाइंट शेडो सोल्जर भी अटैक करने आ जाते पर वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते और यहाँ जाइंट उन्हें भी आसानी से मार देता है। लेकिन जब वह फाइट में बिजी होता है तब छोटे एंड शेडो सोल्जर नीचे से उसके पैरों पर चढ़ने लगते हैं और उसे काटने लगते हैं, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा हिलने लगता है और उस बहुत सारे एंड सोल्जर को क्रश कर देता है। यह देखकर बेरू गुस्से में आ जाता है और वो फाइट करने के लिए जाने लगता है पर जिन्हों उसे रोक देता है और कहता है अभी नहीं, क्योंकि वह मॉन्स्टर जितने शेडो सोल्जर मार सकता है उतने ही जिन्हों बार बार रिजेनरेट कर सकता है। इसका मतलब उसके पास 1,00,000 प्लस माना पॉइंट है और वह उन सबको फिर से रिजेनरेट कर रहा था। इधर वो जाइंट मॉन्स्टर भी हार मानने को तैयार नहीं था। वह बार बार शेडो सोल्जर को मार रहा था और धीरे धीरे जिन्हों का माना भी जल्दी खत्म होने लगता है। यह 1,09,000 से स्टार्ट हुआ था और अब 90,000 पर आ गया था। जिन्हों दूर से सिर्फ फाइट को नोटिस कर रहा था और वह उसका वीक स्पॉट ढूंढने की कोशिश कर रहा था पर अब बहुत देर हो चुकी थी और जिन्हों अब डिसाइड करता है कि वह खुद फाइट में जाएगा और वह तुरंत कैजुअल को बुलाता है और उस पर सवार होकर निकल जाता है। उसके साथ इग्रिस भी था और बेरू पीछे से उड़ता हुआ आ रहा था और जैसे ही वह उसके पास पहुंचते हैं इग्रिस अपनी स्वॉर्ड से उस जाइंट पर अटैक कर देता है पर वह जाइंट डोज कर लेता है। लेकिन जब तक वह डोज करने में बिजी था जिन्हों अपने डेगर से अटैक करके उसकी एक आंख को फोड़ देता है। इधर मौका देखकर बेरू उसके फेस पर अटैक कर देता है। फिर जिन्हों अपनी रूलर अथॉरिटी स्किल यूज करके अटैक करता है पर जाइंट मॉन्स्टर सिर्फ थोड़ा सा इंजर्ड होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। यह फाइट आने के बाद देख रही होती है और सोचती है कि ऐसा लग रहा है जैसे फाइट एक ह्यूमन और मॉन्स्टर के बीच नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर और मॉन्स्टर के बीच हो रही है। और फिर जिन्हों अपना फाइनल अटैक करने का डिसाइड करता है जिसमें बेरू भी उसकी हेल्प करता है। वह तुरंत उस जाइंट मॉन्स्टर के मुंह के रास्ते से उसके पेट के अंदर चला जाता है और अपने बड़े नेल्स से जाइंट की बॉडी को अंदर से काटना शुरू कर देता है। और फिर जिन्हों भी अपनी म्यूटिलेट स्किल का यूज करता है और एक साथ हजारों कट लगा देता है और इसके बाद उस जाइंट का काम तमाम हो जाता है। तब सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि यू हैव डिफीट द एनिमी और इसके बाद जिन्हों का लेवल 4 पॉइंट बढ़ जाता है, यानी कि वह सीधा 104 से 108 लेवल पर पहुंच जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जाइंट कितना स्ट्रॉन्ग था। जिन्हों ने पहले सोचा था कि यह डंजन का बॉस होगा पर उसे मारने के बाद सिस्टम में ऐसा कोई मैसेज नहीं आया कि यू डिफीटेड द डंजन बॉस। इसका मतलब रेड अभी भी खत्म नहीं हुई थी, इस डंजन का बॉस अभी भी बाकी है और वह इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और जिन्हों उसकी शेडो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है पर फेल हो जाता है। तभी डंजन से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिकल स्टॉर्म निकलता है जिसका जिन्हों, बेरू और बाकी हाई लेवल शेडो सोल्जर पर कोई असर नहीं होता पर लो लेवल शेडो सोल्जर उड़ने लगते हैं। और तभी जिन्हों को जिन्हों की याद आती है और वह उसे बचाने के लिए जा रहा होता है। तभी वह देखता है कि इग्रिस ने उसे पहले ही बचा लिया तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। और तभी जिन्हों नोटिस करता है कि डंजन गेट जाइंट मॉन्स्टर की बॉडी से मैजिकल एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है और वह एनर्जी वेव इतनी पावरफुल है कि दूर खड़े जिन्हों के चेहरे तक कट लग जाता है। इसके बाद जिन्हों डिसाइड करता है कि वह डंजन के अंदर जाएगा और देखेगा कि अंदर क्या है और वह जिन्हों को बाहर रुकने के लिए कहता है और इसके बाद जिन्हों और बेरू अंदर जाते हैं। जैसे ही वह अंदर जाते हैं उसे एक बहुत बड़ा कासल दिखता है और वह कासल देख ही रहे होते हैं कि अंदर से किसी के हंसने की आवाज आती है। और जैसे जैसे वह अंदर जाते हैं उन्हें एक जाइंट मॉन्स्टर दिखता है जो 8 से 10 बड़ी चैनलों से बना हुआ है और उसी फ्लोर पर एक सीलिंग पैटर्न भी बना हुआ है और वह अभी भी हंस रहा होता है। तो जिन्हों कहता है तुम्हारे डंजन के अंदर दुश्मन आए और तुम अभी भी हंस रहे हो और वह मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है कि देखो मुझे कौन मिलने आया है, खुद शेडो मोनार्च।
और फिर वह जिनू को वेलकम करता है। जिनू सोचता है कि क्या यही इस डंजन का बॉस है, और तभी वह मॉन्स्टर जिनू को अपनी चेन खोलने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे पता है कि वह रूलर्स लोग क्या प्लान बना रहे हैं और मुझे यह बाकी मोनार्च को भी बताना होगा। यह सुनकर जिनू पूछता है क्या किसी रूलर्स ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। वह मॉन्स्टर कहता है हाँ, वह मेरा यूज कर रहे हैं और यहाँ आने वाली वॉर की पहली झलक है और वह इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक होगी। जिनू सोचता है कि मैंने पहले भी मॉन्स्टर से बात करने की कोशिश की है और उनके ओरिजिन के बारे में जानने के लिए, पर किसी ने भी कभी कुछ नहीं बताया, पर यहाँ खुद सब कुछ बता रहा है। इसलिए जिनू डिसाइड करता है कि वह उससे और सवाल पूछेगा। और पहले जिनू पूछता है कि आखिरकार यहाँ रूलर्स लोग कौन है और क्यों है। तभी वह मॉन्स्टर बिना सवाल का जवाब दिए कहने लगता है कि रूथलेस लोग, मोनार्च के बहुत पुराने दुश्मन। जिनू सोचता है कि वह मोनार्च के दुश्मन है तो क्या वह मेरे भी दुश्मन है। फिर जिनू पूछता है कि अगर उन्होंने तुम्हें चेन से बांधा है तो इसका मतलब कि तुम भी एक मोनार्च हो। वो मॉन्स्टर कहता है हाँ, तुम सही हो, मैं भी एक मोनार्च हूँ और सारे रूलर्स और मोनार्च इस वक्त तुम्हारे खिलाफ हैं और वह तुम्हें ढूंढ रहे हैं और अभी तुम्हारे पास उनसे लड़ने की उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा अगर तुम मुझे इन चेन से आज़ाद कर दो। और जिनू गुस्से में कहता है तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम्हें सच में लगता है मैं तुम पे भरोसा करूंगा। और एक मॉन्स्टर कब से ह्यूमंस की हेल्प करने लगा, जिस पर वह मॉन्स्टर कहता है मोनार्च अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपने पर यकीन दिलाते रहूंगा। और फिर वह कुछ मंत्रचाट करने लगता है एक ही अलग ही लैंग्वेज में। जिनू को लगता है कि वह अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो वो केयरफुल हो जाता है और अपने दोनों ड्रैगन निकाल लेता है। पर तभी जिनू के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है किंग ऑफ जायंट्स लेगिया हैज अप्रोच टू द प्लेग ऑफ ऑनेस्टी, विल यू एक्सेप्ट। यानी कि मोनार्च का नाम लेगिया है और उसने प्लेग ऑफ ऑनेस्टी की रिक्वेस्ट भेजी है और इसे एक्सेप्ट करने के बाद ना तो जिनू और ना ही लेगिया एक दूसरे से झूठ बोल पाएंगे। और जिनू यह देखकर कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था, पर उसने अपने सवालों के जवाब चाहिए थे इसलिए वह एक्सेप्ट कर लेता है और अब उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है कि कोई अब झूठ नहीं बोलेगा। इसके बाद लेगिया कहता है कि पहले तुम मुझे इन चेन से आज़ाद करो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो जिनू सार्केज्म में कहता है हाँ, जैसे कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। पर वह बोलते बोलते बीच में ही रुक जाता है, वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। जिस पर लेगिया कहता है यह प्लेग ऑफ ऑनेस्टी का कमाल है, यह तुम्हें और मुझे झूठ बोलने से रोक देगा। तब जिनू समझ जाता है और कहता है ठीक है, पर पहले मुझे यह बताओ कि मैं तुमसे इतनी फ्रीली कैसे बात कर पा रहा हूँ बिना किसी रुकावट के। इससे पहले जब मैं किसी मॉन्स्टर से बात करता था और उसके बारे में जानने की कोशिश करता था तो वो कुछ नहीं बताता था। जिस पर लेगिया कहता है कौन सा मॉन्स्टर। तो जिनू कहता है कि वही मॉन्स्टर जो गेट से बाहर आते हैं। जिस पर लेगिया कहता है कि तुम एक छोटे से गेट के बीस्ट को मुझ जैसे मोनार्च से कंपेयर कर रहे हो और हम मोनार्च उन पर रूल करते थे। और वह बताता है कि गेट के बीस्ट ऐसे सोल्जर हैं जो रूलर्स के हारने के बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स से कैद में हैं और क्योंकि वह इतने सालों से कैद हैं इसलिए उनका मेंटल बैलेंस बिगड़ गया है। पर मैं उन सबसे अलग हूँ, मैं एक किंग हूँ, बीस्ट नहीं। इसलिए इतने सालों तक कैद रहने के बाद भी मेरा दिमाग ठीक है और मैं इतने सालों से इस मोमेंट का वेट कर रहा था, यानी कि वह बचने के लिए मौका ढूंढ रहा था और अब किस्मत मुझे तुम्हारे पास ले आई। यह सब सुनकर जिनू लेगिया से पूछता है कि क्या रूलर्स वही लोग हैं जो सिल्वर आर्मर पहनते हैं और उनके पीठ पर पंख होते हैं? क्या वह वही लोग हैं जो इतने टाइम से हमारी दुनिया में डंजन बीस्ट भेज रहे हैं? लेगिया कहता है हाँ बिल्कुल, यह वही रूलर्स हैं जो डंजन से अपनी आर्मी भेज रहे हैं। तो जिनू कहता है कि पर क्यों, हमने उनका क्या बिगाड़ा है कि वो मॉन्स्टर भेज रहे हैं? जिस पर लेगिया कहता है कि जैसे मैंने तुम्हें पहले कहा था वह एक वॉर की तैयारी कर रहे हैं, यानी यह सारे गेट जो खुल रहे हैं वह एक बड़ी वॉर की प्रिपरेशन है। रूलर्स इस दुनिया को एक बैटलफील्ड बनाना चाहते हैं और आखिरी बार वह मोनार्च से लड़ना चाहते हैं। यह सुनकर जिनू कहता है मुझे यह समझ नहीं आ रहा, यह सब इतने टाइम से हो रहा है, आखिरकार रूलर्स का इंटेंशन क्या है? जिस पर लेगिया कहता है यह बहुत सिंपल है, उनका सिर्फ एक इंटेंशन है, तुम्हारी दुनिया को माना से भर देना। सिंपल लैंग्वेज में कहो तो जिस गेट और मोनार्च से लोग डरते हैं उस गेट से निकलने वाले माना क्रिस्टल को सब लोग अब भगवान मानने लगते हैं और इसका यूज़ हर तरह से वेपन और चीज़ें बनाने के लिए हो रहा है। धीरे धीरे मैजिक एनर्जी पूरी दुनिया में फैल रही है और लोग अब इस पर डिपेंड हो रहे हैं और यही तो रूलर्स चाहते हैं। वे जानबूझकर इतने टाइम से गेट के अंदर माना क्रिस्टल भेज रहे हैं और मॉन्स्टर के अंदर वो माना कोर और माना एसेंस डालकर भेज
भेज रहे हैं। लेगिया कहता है रूलर्स उन कैद किए हुए बिस्ट को यूज कर रहे हैं ताकि इस दुनिया में माना फैल सके, जिसकी वजह से माना की डेंसिटी बढ़ रही है और वह चाहते हैं कि हंटर उन बिस्ट को हराएं और उनके माना क्रिस्टल इस पूरी दुनिया में फैल जाएं। और बिस्ट की मौत और क्रिस्टल से निकलने वाली माना इस दुनिया को पावरफुल बनाता है, इसलिए रूलर ऐसी दुनिया बना रहे हैं जो इस आने वाली वॉर के दौरान खत्म ना हो जाए। यह सुनकर जिनू पूछता है तुम्हारा इस वॉर से क्या मतलब? तो लेगिया कहता है बहुत जल्द रूलर्स और मोनार्स के बीच एक बहुत बड़े लेवल पर फिर से वॉर होगी, जिस वजह से ये तुम्हारी दुनिया एक लिविंग हेल बन जाएगी, इसलिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर हमारी मुलाकात की खबर फैल गई तो रूलर्स और मोनार्स सिर्फ खड़े होकर देखेंगे नहीं। यह सुनकर जिनू पूछता है कि तुम इतनी देर से कह रहे हो कि वो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, पर ये तुमने बताया नहीं कि वो लोग मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं। जिस पर लेगिया कहता है तुम्हें सच में कुछ नहीं पता, जो तुम्हारे पास पावर है वो असलियत में तुम्हारी है ही नहीं, फिर भी तुम्हारे पास ये पावर है। इसका मतलब एक ही हो सकता है कि इस पावर के ओरिजिनल ओनर ने बाकी मोनार्च को धोखा दिया, इसलिए अब तुम दोनों मोनार्च और रूलर्स के दुश्मन बन चुके हो। हालांकि मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारी साइड से लड़ूंगा अगर तुम मेरी हेल्प करोगे। तो इस पर जिनू कहता है कि अगर तुम मेरी साइड से लड़ने वाले हो तो क्यों ना मैं तुम्हें अपने शैडो सोल्जर में कन्वर्ट कर दूं। जिस पर लेगिया कहता है कि सारे मोनार्च और रूलर्स के पास अपनी स्पिरिचुअल बॉडी होती है, तो उनकी मौत के बाद उनकी बॉडी अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसलिए तुम उन्हें अपनी शैडो सोल्जर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यह सुनकर जिनू सोचता है ओह तो ये बात है, पर अभी भी जिनू को लेगिया पर भरोसा नहीं था। हालांकि वो झूठ नहीं बोल रहा था, पर जिनू को कुछ अजीब फील हो रहा था। जिसके बाद जिनू अपने डैगर लेता है और लेगिया की तरफ बढ़ते हुए पूछता है क्या तुम सच में मेरी साइड से लड़ोगे? जिस पर लेगिया कहता है हाँ बिल्कुल, अगर तुम मुझे इन चेन से आज़ाद कर दो। जिनू उसके एक हाथ की चेन काट देता है और एक सवाल पूछता है इसका मतलब तुम भी ह्यूमैनिटी की साइड में हो? और ये सुनकर लेगिया कुछ नहीं बोल पाता और वो साइलेंट हो जाता है क्योंकि वह झूठ नहीं बोल सकता था। जिस पर जिनू पूछता है क्या हुआ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या प्लेग ऑफ ऑनेस्टी तुम्हें झूठ नहीं बोलने दे रही? फिर जिनू की नज़र उसके गले में लगे मैजिक क्रिस्टल पर जाती है, तो वो कहता है कि क्या ये पॉसिबल है कि उस माना क्रिस्टल की वजह से तुम्हें भी रूलर्स की आवाज़ सुनाई दे रही है जो ह्यूमंस को मारने के लिए कहती है बाकी मॉन्स्टर की तरह? क्या तुम भी उनके कंट्रोल में हो? यह सुनते ही लेगिया अपने उस हाथ से अटैक करता है जिससे जिनू ने आज़ाद किया था, पर जिनू उसे डॉज कर लेता और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ डील नहीं कर सकता और तुम्हें जिंदा रखना बहुत डेंजरस हो सकता है, और उसके चेस्ट में डैगर मार देता है। जिस पर लेगिया कहता है नहीं तुम गलत हो, मैं डेंजरस नहीं बल्कि तुम इस दुनिया के लिए डेंजरस हो। और वो जिनू को अपने मुंह से काटने की कोशिश करता है, पर जिनू उसे डॉज करता है और फिर से उसके चेस्ट में 10 से 12 बार डैगर मार देता है। इसके बाद लेगिया गुस्से में कहता है तुम्हारी दुनिया जल्दी एक बैटलफील्ड बन जाएगी और मैं दुआ करूंगा कि तुम जिसे भी बचाना चाहते हो वो सब इस वॉर की आग में जल के राख हो जाएं। यह सुनकर जिनू गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा और तुरंत लेगिया का सर काट देता है। जिसके बाद उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि तुमने इस डंजन के बॉस को हरा दिया और 9th मोनार्च ऑफ बिगिनिंग में से एक को हरा दिया। लेगिया को हराने के बाद जिनू का लेवल तेजी से बढ़ने लगता है, यानी जिनू का लेवल 108 से सीधे 122 हो जाता है। भले ही लेगिया को हराने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगा, पर वो एक स्ट्रॉन्ग दुश्मन था। अगर वो चैन में ना होता तो जिनू को प्रॉब्लम हो सकती थी, इसलिए इतने स्ट्रॉन्ग दुश्मन को हराने के बाद जिनू का लेवल 14 पॉइंट बढ़ गया। अब सीन शिफ्ट होता है एक बड़े से मेंशन पर जो एक नेशनल लेवल हंटर का है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ 5 नेशनल लेवल हंटर हैं और अब तक स्टोरी में पहली बार इस नेशनल लेवल हंटर को दिखाया गया जिसका नाम क्रिस्टोफर रीड है और वो अमेरिका का एक हंटर है। उनसे मिलने एक हेलीकॉप्टर आता है जिसमें वो लेडी सेलनर जो किसी भी हंटर की पावर को अपग्रेड कर सकती हैं और वो कहती है कि मुझे एक अर्जेंट मैटर डिस्कस करना है। जिसके बाद क्रिस्टोफर उन्हें अपने रूम में ले जाता है और कहता है कि हाँ अब बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। अगर तुम उस एस रैंक गेट के लिए आए हो जो ईस्ट में खुला है तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं नहीं जान रहा। जिस पर मिस सेलर कहती है नहीं नहीं, हम उस गेट के बारे में बात नहीं करने आए, हमारे पास उससे भी बड़ी प्रॉब्लम। ये सुनकर क्रिस्टोफर कहता है कि एस रैंक गेट से बड़ी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जिस पर मिस लेडी सेलर कहती है कि बात यह है कि तुम्हारी जान खतरे में है और शायद कोई तुम्हें मारने वाला है। जिस पर क्रिस्टोफर गुस्सा हो जाता है और कहता है लेडी सेलर मैं ग्रेटफुल हूँ जो आपने मेरे लिए किया, पर हम इतने भी क्लोज नहीं कि आप ऐसे यूजलेस जॉब करें। जिस पर लेडी सेलनर कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली मैंने तुम्हारे बारे में सपना देखा था कि उस सपने में तुम्हें कुछ लोगों ने घेर लिया था। यह सुनकर क्रिस्टोफर और भी गुस्से में हो जाता है और कहता है कि तुम लोग इतनी दूर से ये बकवास करने आए हो कि तुमने कोई फालतू सपना देखा, और क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मैं एक नेशनल लेवल हंटर हूँ और कोई मुझे नहीं हरा सकता। फिर भी एक पल के लिए मान लेता हूँ कि तुम्हारा सपना सच हो सकता है, तो तुम बताओ मेरी हेल्प कौन कर सकता है? एक नेशनल लेवल हंटर की हेल्प कौन ही
नहीं करेगा। जिस पर लेडी सेलनर कहती हैं कि एक हंटर है जो शायद तुम्हारी हेल्प कर सकता है, जिसका नाम हंटर संग जिनू है जो कोरिया से है। ये सुनकर क्रिस्टोफर शॉक हो जाता है और इसके बाद हम जिनू का सीन दिखाया जाता है जो उस डंजन गेट से बाहर आ रहा है और वो सोच रहा होता है कि मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और जिनू का एस रैंक गेट क्लियर करने की न्यूज़ पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है और लोग सोशल मीडिया पर क्रेजी हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जिनू एक नेशनल लेवल हंटर जितना स्ट्रॉन्ग है। और जेजू आइलैंड के बाद वह सिर्फ कोरिया में फेमस था, पर इस रेड के बाद वह पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। और हमें इसके बाद दिखाया जाता है कि एक जायंट मॉन्स्टर सी रास्ते से चाइना के बॉर्डर के पास पहुंच गया था, जिसे चाइना के एक नेशनल लेवल हंटर ने आसानी से मार दिया था। और इधर जापान हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन ने इन सब चीजों की जिम्मेदारी लेते हुए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूएस में, जहां हम यूएस के एस रैंक हंटर को भी देखते हैं जो एक पार्टी में सेलिब्रेशन कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने कंट्री का एस रैंक क्लियर कर लिया था। उधर थॉमस आंद्रे भी होता है और वो सब मजे कर रहे होते हैं और पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। पर तभी वहां पर थॉमस आंद्रे का मैनेजर आता है और वो कहता है सर एक प्रॉब्लम है, इस साल के इंटरनेशनल गिल्ड कॉन्फ्रेंस में हंटर संग जिनू के आजिन गिल्ड को भी इन्वाइट किया गया है। इस पर थॉमस आंद्रे एक्साइटेड होकर कहता है इसका मतलब जिनू अमेरिका आ रहा है। और इधर सीन शिफ्ट होता है जापान में, जहाँ जिनू के सोल्जर ने सारे जायंट मॉन्स्टर को मार दिया था और जिनू उन सबको अपनी शैडो आर्मी में ऐड कर रहा होता है। और जिनू की इस एबिलिटी को देखकर वहाँ के लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही बार ऐसा कुछ देखा था। यह देखकर जिन्हो भी जिनू पर प्राउड फील करता है। पर तभी जिन्हो के पास आने का वह आती है और कहती है कि आपके लिए एक कॉल है। और जैसे ही वो कॉल पर बात करता है उसका मूड तुरंत चेंज हो जाता है, उसके चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है और वो जिनू को बताता है कि मुझे अभी वापस कोरिया जाना होगा। जिस पर जिनू पूछता है क्या हुआ, क्या बात है। वो कहता है नहीं कुछ नहीं, बस छोटी सी फैमिली प्रॉब्लम है। जिनू समझ जाता है कि क्या बात है, इसलिए वो उसे जाने देता है। और उसके बाद जिनू हेलीकॉप्टर में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद वो कोरिया पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर उसे अपने डैड के बारे में पता चलता है और अब उसे उनके पास ले जाया जाता है। उसके डैड की इटर्नल स्लीप की बीमारी फाइनल स्टेज पर आ गई थी, तो अब वो परमानेंटली सो गए थे। और जिन्हों उनके पास जाने की कोशिश करता है पर उनका मैनेजर उसे रोक देता है और कहता है कि आपका वहां जाना सिचुएशन को और भी खराब कर सकता है क्योंकि आप एक हंटर हो। जिसकी वजह से वो बहुत रोने लगता है और कहता है कि मैं किसी काम का नहीं, मैं एक यूजलेस बेटा हूँ। क्योंकि जिन्होंने अपने फादर से काफ़ी टाइम पहले फाइट की थी और घर छोड़ दिया था, पर अब उसे बहुत पछतावा हो रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन्हों भी अपनी प्रेजेंस को छुपाकर ये सब देख रहा था। फिर जिन्हों अपनी माँ से मिलने के लिए चला जाता है और ये सब देखकर जिन्हों का दिल पिघल जाता है और वो हेल्प करने का डिसाइड करता है। जब सब हॉस्पिटल से चले जाते हैं तो वो चुपके से जाता है और उन्हें होली वाटर ऑफ लाइफ की एक बोतल पिला देता है और कहता है मैं अपने भाई को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता, मुझे पता है कि तुम्हारा बर्थडे कुछ दिनों में आने वाला है, इसलिए मैं ये छोटा सा गिफ्ट दे ही सकता हूँ। और थोड़ी देर बाद जिन्हों की बहन हॉस्पिटल आती है, उसे अभी पता चला था। वह दौड़ते हुए अपने डैड के पास जाती है और वह देखती है कि उनके डैड पहले ही जाग चुके हैं और उन्हें वह जोर से गले लगा लेती है और रोने लगती है। और वहाँ पर डॉक्टर भी होते हैं, वह बहुत शौक होते हैं कि ये कैसे हुआ। और जिन्हों अब तक वहाँ से निकल चुका था। और इसी के साथ ये हमारा पार्ट खत्म होता है। डोंट फॉरगेट अबाउट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।